नमस्कार दोस्तों। आपने ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें करोड़ों की लागत से भव्य भव्य सेट लगाए जाते हों। इस तरह की शानदार मूवी को देखकर आप कुछ घंटों के लिए यह भूल जाते हैं कि आपके इर्द गिर्द समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं और आखिरकार मूवी के भुलावे के बाद रोजाना की जिंदगी में आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही एक शानदार मूवी जैसा नज़ारा 2-3 दिन तक दिल्ली में देखने को मिला। इस भव्य नज़ारे को देखकर सभी का मन गदगद हो गया। इसमें बेहिसाब पैसा खर्च किया गया। मेहमानों के चमकते और मुस्कुराते चेहरों से आपको भी एक बार लगा ही होगा कि वाह, हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन इस समारोह के ख़त्म होने के बाद हालत वही होती है जो शानदार मूवी देखकर आने के बाद होती है, जिसमें सैकड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ G20 के तामझाम वाले भव्य आयोजन की। क्या इस चमक दमक वाले आयोजन को देखकर आपके मन में यह सवाल नहीं उठा कि इससे आपको क्या मिला, या फिर आपको नहीं भी मिला तो देश को इससे क्या मिला? चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। G20 का आयोजन भव्यता के साथ पूरा हो गया। 20 राष्ट्रों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसमें शिरकत की। 2 दिन तक मानो दिल्ली में दिवाली जैसा जश्न रहा। जिन इलाकों से मेहमानों का आवागमन और ठहराव था, उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया। विदेशी अतिथियों की शान में भारत जो कर सकता था वह किया गया। इस शाही और शानदार सम्मेलन के खिलाफ कुछ कहने की गुस्ताखी कम से कम मैं तो नहीं कर सकता, किंतु दिल्ली के लाखों लोग इससे बड़े परेशान रहे। खासकर दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले लाखों लोग। मेहमानों को झुकी झोपड़ी नज़र नहीं आए, इसके लिए उन्हें ढक दिया गया। उन्हें सुरक्षा और गरीबी की दृष्टि से घर में नज़रबंद किया गया। व्यापार संगठन न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का दावा है कि G20 समिट के चलते दिल्ली के दुकानदार और कारोबारियों को करीब 400 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के आयोजन के चलते दिल्ली के कुछ इलाकों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लग गई थी। खैर, इस देश में यह कोई खास बात नहीं है। यह तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। आप तो भुक्तभोगी होंगे। यहाँ तो जब कोई VIP निकलता है तभी घंटों तक सड़कों पर खड़ा रहना पड़ता है। भारत के लोग ऐसी हालत के आदी हो चुके हैं। अब मूल प्रश्न यही है कि आखिर इतने बड़े आयोजन से निकल कर आया क्या? सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए, पहले उनको समझना होगा। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जो भी सदस्य देशों की सहमति से तैयार किया गया है, उसका मजमून कुछ इस तरह से है: मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास, सतत विकास लक्ष्यों पर आगे बढ़ने में तेजी, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना। इन मुद्दों को सरकारें बेशक समझती हों, पर शायद आम जन को यह समझ में नहीं आए कि आखिर ये सब हैं क्या। इतना समझ लीजिए, इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता किसी देश पर नहीं है। इससे पहले जितने भी G20 के सम्मेलन में निर्णय हुए हैं, वे लागू नहीं हो सके हैं। इसकी विस्तार से जानकारी मैं पहले आपको एक वीडियो में दे चुका हूँ। दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन यानी अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया गया है। इसकी पहल भारत ने की, जो कामयाब रही। अफ्रीकी संघ में 50 से अधिक देश शामिल हैं। बताया यह जा रहा है कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में इजाफा होगा और भविष्य में अफ्रीकी देशों से द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित व्यापारिक व्यवस्थाएं बनेंगी। यानी अभी इससे मिलने वाला फायदा भविष्य के गर्त में ही है,
सीधे तौर पर यह विदेश नीति का हिस्सा है, इससे आम जन का कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, यह भी समझ लीजिए, देश चाहे छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, वह जब भी कोई व्यापारिक या अन्य किसी तरह का समझौता करता है तब वह अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखता है। कोई भी देश मुफ्त में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता है। और इतना ही नहीं, मौका पड़ने पर तो कोई भी देश हालात का फायदा उठाते हुए दुष्टता करने से भी नहीं चूकता, चाहे उससे पुराने रिश्ते कितने भी मित्रतापूर्ण क्यों न रहे हों। अब एक दूसरा सर्वाधिक चर्चित और बड़ा मुद्दा आता है, एक नए कॉरिडोर बनाए जाने का। इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा है कि मानो कॉरिडोर बच्चों का खेल है और बस अब यह बनने वाला है। चीन को चेकमेट करते हुए BRI की तर्ज पर भारत ने समानांतर रूप से भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत करवा दी। यह कॉरिडोर मध्य पूर्व के जरिए भारत और यूरोप को जोड़ेगा, मिडिल ईस्ट के पोर्ट से जो UAE में सऊदी अरब के पोर्ट हैं उनके साथ। उससे आगे मिडिल ईस्ट में रेलवे का कॉरिडोर बनेगा जो UAE सऊदी अरब को जोड़ता हुआ आगे जॉर्डन से होते हुए यूरोप से जुड़ेगा। इस तरह भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच एक सीमलेस कनेक्टिविटी बनती है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल से होते हुए भारत से यूरोप तक फैले रेल मार्गों और बंदरगाह लिंकेज को एकीकृत करना है। रेल लिंक से भारत और यूरोप के बीच व्यापार करीब 40% तक तेज हो सकता है। भारत के इस प्रस्ताव पर सदस्य देशों की रजामंदी है। याद रहे कि इस परियोजना की मात्र अभी घोषणा हुई है। इसे अमली जाना पहनाने के लिए लगने वाला हजारों करोड़ का बजट इत्यादि मुद्दे तय होने बाकी हैं। सुनने में यह जितना लुभावना है, यथार्थ में ऐसा नहीं है। इसकी लागत का भार कौन कौन देश कितना कितना उठाएगा, यह सब तय होना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परियोजना को धरातल में उतारने में कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। देशों से हामी भरवा लेना अलग बात है, पर जब हर देश अपना गणित लगाएगा तभी असलियत पता चलेगी कि किस देश को कितना फ़ायदा नुकसान होगा, और आगे चलकर ये देश इसी आधार पर तय करेंगे कि उन्हें परियोजना का हिस्सा बनना है या नहीं। इसी तरह तेल बाजार में ओपेक देशों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए बायोफ्यूल अलायंस का ऐलान भी कर दिया गया। इस योजना के भविष्य का अभी तक अता पता नहीं है, इसकी भी रूपरेखा तय की जानी है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाने, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने और प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म करने पर भी एक बड़ा समझौता किया गया है। ब्राज़ील, भारत और अमेरिका बायोफ्यूल्स के बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं। अगले कुछ महीनों में ये देश के साथ मिलकर आपस में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ ही ज़्यादा बड़े और अधिक प्रभावी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों की ज़रूरत पर भी सहमति बनी और वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग क्षमता को बढ़ाने की बात तय की गई। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूर्व के सम्मेलनों में ऐसी घोषणाओं को आज तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। यह पहली बार नहीं हो रहा कि भारत की UN में दावेदारी का समर्थन किया गया है। पूर्व में भी ऐसे प्रयास किए जा चुके हैं। सवाल यही है कि क्या चीन ऐसा होने देगा? चीन के पास वीटो पावर है, और यदि कोई भी वीटो पावर वाला देश वीटो कर देता है तो ऐसे प्रयासों पर पानी फिर जाता है। सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो से बात की और वहां खालिस्तानी अलगाववादियों को लेकर भारत की चिंता से उन्हें अवगत कराया।
दोस्तों, इससे पहले भी भारत कई बार कनाडा से नाराजगी जता चुका है इस मुद्दे पर कनाडा सरकार के कानों पर जू तक रेंगती नहीं दिखाई देती है। उल्टे ट्रूडो यहाँ तक कह गए कि वे अभिव्यक्ति की आज़ादी से समझौता नहीं कर सकते। इसके अलावा सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध मामले में रूस के खिलाफ कोई सख्त प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करने को भारत की कूटनीतिक जीत माना गया। इसमें कोई शक नहीं कि अब रूस का रुख भारत के प्रति और भी लचीला होगा। यह विदेशी कूटनीति का हिस्सा है। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। खैर, सम्मेलन अब राजी खुशी समाप्त हो गया। मेहमान भी अपने अपने देश जा चुके हैं। अब आप भगवान से गनीमत यही मनाइए कि इन मेहमानों की मेज़बानी में जो खर्चा हुआ है, जो लागत आई है, उसके बदले में कहीं रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और महंगाई सिर पर नहीं चढ़ जाए। विदेशी मेहमानों की शाही मेहमान नवाजी में कहीं आपका बजट नहीं बिगड़ जाए, कहीं कोई नया टैक्स आपकी जेब पर नहीं लग जाए। भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो जिससे आपका घर का बजट गड़बड़ा जाए। तो दोस्तों, यह था G20 सम्मेलन का लेखा जोखा। यह वीडियो आपका को कैसा लगा, अपने लाइक्स और कमेंट के साथ अवगत कराएं और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।